Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying thermodynamics. Okay, in thermodynamics, we have done heat capacity after the and the relationship between constant volume, heat capacity, constant pressure. Okay, we have already done that. Now we will do measurement of delta U and delta H calorimetry. Okay. हम एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड हैं जो केमिकल और फिज़िकल प्रोसेस में उसको एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से हम करेंगे जिसको बोलते हैं कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री में क्या होता है, एक वेसल होता है, इट कैरीज आउट इन अ वेसल जिसको कैलोरीमीटर बोलते हैं। ये वेसल है ओके जिसको कैलोरीमीटर बोलते हैं। ओके जो इमर्स्ड हुआ है एक नॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में जो कि वाटर है। ओके तो हीट कैपेसिटी जो लिक्विड की है जिसमें कैलोरीमीटर इमर्स्ड है और हीट कैपेसिटी किसकी, कैलोरीमीटर की। ओके इन दोनों की हमें हीट कैपेसिटी पता होनी चाहिए, उस लिक्विड की और कैलोरीमीटर की। तो हम हीट इवॉल्व जो होगी प्रोसेस में उसको मेजर कर सकते हैं हम टेम्परेचर चेंजेस के साथ। तो दो डिफरेंट कंडीशंस में मेजरमेंट्स होंगे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम में और एक कांस्टेंट प्रेशर में। हीट चेंजेस हम कांस्टेंट वॉल्यूम में और कांस्टेंट प्रेशर में मेजर करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में हीट जो एब्जॉर्ब होती है कांस्टेंट वॉल्यूम को, वो हम मेजर करते हैं बॉम कैलोरीमीटर में। हीट एब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, हीट एब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके तो इसमें क्या, एक स्टील वेसल होती है जिसको बोलते हैं बॉम, उसको हम इमर्स करते हैं वाटर बाथ में। ओके इसको वाटर बाथ में इमर्स करते हैं स्टील वेसल को, जिससे कोई हीट लॉस नहीं हो। स्टील वेसल क्यों है, जिससे कि कोई हीट लॉस नहीं हो। उसको हमने इमर्स किया एक लिक्विड में, वाटर में किया इमर्स उसके, ठीक है। और एक कंबस्टेबल जो कि जला सकता है, बर्न हो सकता है, सब्सटेंस बर्न किया गया प्योर डाइऑक्सीजाइन में जो कि सप्लाई किया गया स्टील बॉम्ब में। ये रहा डाइऑक्सीजन इनलेट। ओके देन हीट इवॉल्व जो हुई ड्यूरिंग रिएक्शन वो कहाँ चलेगी, वाटर में चली गई। और फिर इसको जो हीट इवॉल्व हुई वो किस में चली गई, हीट इवॉल्व किस में चलेगी, वाटर में चली गई। ओके तो जो टेम्परेचर को मॉनिटर किया गया, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, सील्ड है, तो इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ओके वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो हीट एब्जॉर्ब कांस्टेंट वॉल्यूम में देखेंगे। और कोई वर्क डन भी नहीं है, क्यों नहीं है वर्क डन, वर्क कोई भी नहीं हुआ है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया, 0। और ये हमारी पुरानी इक्वेशन है Q = C/m चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरह से हम जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे, ये तो हमें पता लग गया कि हीट एब्जॉर्ब जो हुई। ओके अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर में कैसे चेंज हुई, वो कैलोरीमीटर में हमने इसमें ऑब्जर्व किया, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड ओके एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी। ओके तो जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी तो QP पॉजिटिव रहेगा। हीट इज एब्जॉर्ब, सो QP कितना रहेगा, चेंज इन हीट इज अंडर प्रेशर इज पॉजिटिव। ओके तो डेल्टा H भी है, चेंज इन हीट भी पॉजिटिव रहेगा। और एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होएगी
ओके, एब्जॉर्ब नहीं होगी, इवॉल्व होगी रिएक्शन में। हीट चेंज एक कांस्टेंट प्रेशर पे रहेगा। ओके, सिस्टम लूजेस हीट, इसमें सिस्टम क्या करेगा, लूजेस हीट, तो क्यूपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हीट इज एब्जॉर्ब, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी तो क्यूपी पॉजिटिव रहेगा। ओके, क्लियर। तो हीट एब्जॉर्ब अंडर प्रेशर इज पॉजिटिव। तो कैलोरी मीटर जो है वो हीट चेंजेस में एट कांस्टेंट प्रेशर में कैसे होता है, ये देखिए। ये कैलोरी मीटर, ये थर्मोमीटर है, इससे हम देख रहे हैं। ये फोम पॉलिस्टीरीन कप है और ये रिएक्शन मिक्सचर है फॉर मेजरिंग हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे चेक करते हैं। इसमें साथ ही इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है ग्रेफाइट का, कि 1 ग्राम ग्रेफाइट को अगर हम बर्न करते हैं बॉम कैलोरीमीटर में, और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है कितना, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है एट 298 केल्विन, इतना टेम्परेचर है। ओके, तो इक्वेशन क्या बनी, कार्बन किस, ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, और टेम्परेचर चेंज किया हुआ 298 से 299 केल्विन आ गया। तो हीट कैपेसिटी कितनी है बॉम्ब कैलोरीमीटर की, 20.7 किलो जूल पर केल्विन। ओके, तो चेंज इन हीट क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है। जैसे हम ये देख लें, और कितना है 298 है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, चेंज इन इंथैल्पी कैसे निकालेंगे, चेंज इन हीट कैसे निकालेंगे, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर को CV लिखेंगे, और Q इज इक्वल टू CV इंटू T। तो हीट लॉस जो हीट गेन के बराबर है। तो Q को कैसे चेक करेंगे हम, Q को हम चेक करेंगे CV इंटू डेल्टा T। तो क्वांटिटी ऑफ हीट जो है रिएक्शन में उसका सेम मैग्नीट्यूड है बट ओपोजिट साइन है। ओके, पर वो इक्वल है। ओके, बट इट इज इक्वल। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो डेल्टा U है कम्बशन का 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट के लिए इतना है। ओके, U फॉर, इससे हमें क्या पता लगा, कम्बशन के लिए, उसको जलाने के लिए कितना चाहिए ऑफ द 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू -20.7 किलो जूल पर केल्विन। ओके, अब हम गए 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट निकालना है। तो फॉर combustion of 1 mole of graphite कितना हुआ, 12.0 ग्राम पर मोल इंटू -20.7 जो कार्बन का हमने एटॉमिक मास को, ओके 1 ग्राम। ओके, ऑक्सीजन -2.48 इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल। ओके, तो इस तरह से हम चेंज करेंगे। जैसे डेल्टा H G कितना है, 0 है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू -2.48 इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल। ओके, एटॉमिक मास हो गया कार्बन का और 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट का, और इसमें इतना इसका डेल्टा U हो गया कंबशन के लिए। तो टोटल निकाल, तो इस तरह से निकलेगा। तो आप जब एक्सपेरिमेंट समझ के एक न्यूमेरिकल करते हो तो आपको सब क्लियर हो जाता है कि कैसे हमने क्वांटिटी ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब की है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। Q इज इक्वल टू -CV इंटू डेल्टा T। T में जो टेम्परेचर चेंज है उसके साथ हमने उसको मल्टीप्लाई किया।
ओके, तो भी उसमें 1 केल्विन का ही फ़र्क था, तो पर केल्विन हो गया 20.7 पर केल्विन। ओके, फिर 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट के लिए जब निकालेंगे तो एटॉमिक मास के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो लाइक दिस वी हैव टू डू। ओके, तो इसी तरह से जो है जब हम करते जाते हैं क्वेश्चंस तो हमें पता लग जाता है कि किस तरह से एटॉमिक मास जो है कार्बन का वो 12.0 है, उसको हमने ऐड किया। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे हम पढ़ेंगे एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन, चेंज इन द रिएक्शन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रिएक्शन एंथैल्पी। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। ओके, तो एंथैल्पी चेंज के साथ एक रिएक्शन हो साथ में, तो जैसे रिएक्टेंट्स चेंज हों प्रोडक्ट में, ये रिएक्शन और एंथैल्पी के साथ में, तो बोलेंगे रिएक्शन थैल्पी। द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाय सिंबल डेल्टा आर एच। ओके, तो डेल्टा एच क्या है? डेल्टा आर एच को हम किस तरह से लिखेंगे? रिएक्शंस वाली है तो हम लिखेंगे सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर? तो इस ऐसे करने से उसका टोटल जो है निकल आएगा कि कितना है। क्लियर? तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको हम जब सम लिखेंगे तो वी विल राइट लाइक दिस। H products minus H reactants। ओके, तो सिग्मा को यूज़ किया गया है समेशन, एंड AI BI जो हैं वो क्या हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। AI BI क्या है? दे आर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड reactants। Stoichiometric coefficients, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं ऑफ, ये प्रोडक्ट का हो गया और ये रिएक्टेंट का हो गया BI। ओके, ये कोफिशिएंट्स हैं। और जो सिग्मा है, सिंबल सिग्मा, दिस इज सिग्मा। सिग्मा जो है यूज्ड फॉर समेशन। सिग्मा इज यूज्ड फॉर समेशन। तो इससे आपको पता लगेगा कि हाँ, खाली लिख नहीं लेना है, उसको पूरा अपने को क्लियर समझना है। ओके, समेशन जो होता है वो एक तरह से उसको
टोटल में बताता है। यूज टू शॉर्टन नोटेशन फॉर सम ऑफ टर्म्स, एक तरह से सम से रिलेटेड है। ओके, सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स हम पढ़ रहे थे, तो उसी तरीके से। और ये जो हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, ये ज़्यादातर फ्रंट ऑफ एटम्स में लिखे जाता है, आयन और मॉलिक्यूल्स में लिखे जाते हैं बैलेंस करने के लिए एलिमेंट्स को। ओके, दीज आर रिटर्न स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो हैं, दे आर रिटर्न इन फ्रंट ऑफ एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शन टू बैलेंस द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, उसको इस तरह से बैलेंस किया जाता है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को। ओके, तो लाइक दिस। ओके, ए आई एंड बी आई, जैसे हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें, जैसे इसमें हमने ये मीथेन, ओके, गैस है, प्लस ऑक्सीजन, इट इज़ ऑल्सो अ गैस। क्या इवॉल्व हुआ मिक्स करने से इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 करेंगे, जैसे यहाँ, और इधर भी 2 करेंगे, तो इधर भी 4 ऑक्सीजन होगी, 4 ऑक्सीजन होगी, 4 हाइड्रोजन होगी, 4 हाइड्रोजन। ओके, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे हम ये डेल्टा रिएक्शन एंथैल्पी, ओके, इज इक्वल टू सिग्मा। आई यूज टू डू इट स्लोली करने से आप अच्छे से उसको क्लियरली समझ जाए। प्रोडक्ट्स माइनस, ओके, कोफिशिएंट जो है बैलेंस करना है, BI H, ये हो गया रिएक्टेंट्स। ओके, अब इसके आगे इसको हम दोबारा से लिखेंगे HM किसको कहा गया? HM कहा गया है मोलर एंथैल्पी को। HM इज मोलर एंथैल्पी। ओके, तो ये हो गया CO2 प्लस 2HM H2O, लिक्विड L आ गया, माइनस HM, ओके, CH4 गैस है, ओके, प्लस 2H मोलर एंथैल्पी, फिर O2 गैस। लाइक दिस वी विल राइट। ओके, तो एंथैल्पी चेंज जो है वो बहुत यूज़फुल है। ओके, वेरी यूज़फुल, इज़ अ वेरी यूज़फुल क्वांटिटी। तो नॉलेज है इस क्वांटिटी का रिक्वायर है जब हम प्लान करते हैं हीटिंग और कूलिंग। जब हम हीटिंग और कूलिंग करते हैं किसमें? इंडस्ट्रियल, उसमें हीटिंग और कूलिंग रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन इंडस्ट्रियल केमिकल रिएक्शन में। इंडस्ट्रियल शॉर्ट में लिखूंगी, रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीटिंग और कूलिंग जब होती है। तो ये इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ, इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो ये तो हो गया हमारा रिएक्शन एंथैल्पी। अब हम फर्स्ट लेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शंस। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस।
तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी में क्या होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो होती है रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन होता है जब ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस आर देयर इन देयर स्टैंडर्ड रेट्स। ओके, जितने ऑल द जितने भी पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट्स हैं, पार्टिसिपेटिंग स्टेट ऑफ सब्सटेंस है, ओके, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस है इज द इंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस जो हैं वो दे आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस जो हैं स्टेट ऑफ सब्सटेंस वो किस में, स्टैंडर्ड रेट में, दे आर इन देयर स्टैंडर्ड रेट। ओके, पार्टिसिपेटिंग स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर इन देयर स्टैंडर्ड रेट। ओके, तो जब भी रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शंस हैं अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, तो कौन सा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस क्या है, स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे है जब वो प्योर फॉर्म में होता है, किसमें, इट इज़ इन जब वो प्योर फॉर्म में होता है। ओके, और 1 बार उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1 बार रहता है और वो प्योर फॉर्म में होता है सब्सटेंस। तो जैसे स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड है इथेनॉल जो है, इथेनॉल एट 298 केल्विन में कितना है, प्योर लिक्विड इन इथेनॉल, इथेनॉल एट 1 बार। तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन कितना है, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब मैं बता रही हूँ कि हीट ऑफ एंथैल्पी जो है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन व्हेन ऑल द जितने पार्टिसिपेंट सब्सटेंस है वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो। जैसे स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड जो है, सॉलिड आयरन एट 500 केल्विन इज प्योर आयरन, क्या है, प्योर आयरन। ओके, प्योर आयरन एट 1 बार। ओके, तो स्टैंडर्ड कंडीशन जो है डिनोटेड होती हैं एडिंग सब्सक्रिप्ट टू द सिंबल। ओके, जैसे एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशंस। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी चेंजेस होते हैं। ठीक है, एनर्जी चेंजेस होते हैं। जैसे आइस है, उसको हीट चाहिए मेल्ट होने के लिए, है ना। आइस को मेल्ट होने के लिए क्या चाहिए, इट नीड्स हीट टू मेल्ट। तो ये मेल्टिंग टेक्स प्लेस होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, पर टेम्परेचर कितना रहता है, टेम्परेचर जो होता है 273 केल्विन। तो इस इक्वेशन को हम जनरली कैसे लिखते हैं, H2O सॉलिड टर्न इनटू
turn into H2O liquid. H2O liquid. ओके, या उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ओके, सॉलिड टर्न्स इनटू H2O लिक्विड, या कैसे लिख सकते हैं उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा फ्यूजन से चेंज हुआ है इज इक्वल टू 6.00 किलो जूल पर मोल। ओके, वो क्या है? वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। दिस इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन in standard state. Okay, delta fusion H it is enthalpy of fusion standard state. अगर वाटर फ्रीज कर जाता है तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। तो एंथैल्पी चेंज दैट accompanying melting of 1 mole of solid substance in standard state में 1 मोल के सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए लगाए गए उसको एंथैल्पी चेंज को बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, या बोलते हैं हम मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। मोलर एंथैल्पी ऑफ, या बोलेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। अगर 1 मोल सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए एंथैल्पी चेंज चाहिए, मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस एक स्टैंडर्ड स्टेट, the enthalpy change that accompanies melting of 1 mole of a solid substance in standard state is called standard enthalpy of fusion or molar enthalpy of fusion. तो melting of solid is endothermic. Okay, heat absorb हुई है इसमें, it is endothermic reaction. तो फ्यूज़न की जितनी इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न क्या है, इसीलिए इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न रहेगी आपकी पॉजिटिव। इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न इज़ पॉजिटिव क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? तो कांस्टेंट वाटर रिक्वायर्स हीट फॉर इवापोरेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो उसके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए बॉइलिंग के लिए और कांस्टेंट प्रेशर चाहिए। ओके, बॉयल वाटर। तो ये क्या है? वाटर रिक्वायर्स हीट फॉर इवापोरेशन, हीट चाहिए होगा कांस्टेंट प्रेशर पे। तो क्या होगा इवोपरेशन में? ये देखिए, ये H2O लिक्विड है, ये H2O गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी होगा वेपर, और H कितना एनर्जी लग गया? 40.79 किलो जूल। कितना लग गया? 40.79 किलो जूल। ओके, जब लिक्विड जो है हीट करने से वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे? हम इसको बोलेंगे, ये जो हमने लिखा है ये क्या है?
स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ, जो पहले थी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, अब वेपोराइज हुआ है तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो अमाउंट ऑफ हीट, अब इसी तरह से मोल में करेंगे। अब जितनी हीट रिक्वायर्ड चाहिए एक मोल ऑफ लिक्विड को कांस्टेंट टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड प्रेशर जो है 1 बार में, तो उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इसको बोलेंगे, और इसका सिंबल ये है चेंज इन वेपर। ओके, तो सब्लिमेशन जो है डायरेक्ट कन्वर्जन है सॉलिड का वेपर में। ओके, सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्जन हुआ वेपर में, उसको बोलता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्लियर। तो सॉलिड CO2 को क्या बोला जाता है? ड्राई आइस। सबलाइम्स कितने टेम्परेचर पर होती है? सबलाइम्स एट 195 केल्विन। ओके, विद स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कितना हो गया? 25.2 किलो जूल पर मोल। ओके, तो इस तरह से हुआ। नेप्थलीन सबलाइम स्लोली, जो नेप्थलीन होता है नेप्थलीन सबलाइम स्लोली, तो उसमें आएगा डेल्टा सब्लिमेशन 73.0 किलो जूल पर मोल। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इसको क्या बोलेंगे हम? इट इज change in enthalpy when 1 mole of solid substance sublimes at a constant temperature and under standard 1 bar। तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जब 1 मोल जो है चेंज हो जाता है, सबलाइम हो जाता है सॉलिड सब्सटेंस स्टैंडर्ड कांस्टेंट टेम्परेचर पे और स्टैंडर्ड प्रेशर पे। तो मैग्नीट्यूड जो है इंथैल्पी चेंज का डिपेंड करता है स्ट्रेंथ कितनी, इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन कितने हैं सब्सटेंसेस में जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर मॉलिक्यूल्स में, वो दे होल्ड देम टाइटली इन लिक्विड फेस। ओके, लिक्विड फेस में बहुत टाइटली होल्ड करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एसीटोन है, एसीटोन में जो इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल इंटरेक्शन होता है जो वीकर होता है, तो उसको कम हीट चाहिए होती है वेपोराइज करने के लिए, तो इट रिक्वायर लेस हीट टू वेपोराइज। तो 1 मोल ऑफ एसीटोन देन इट डज टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ वाटर। ओके, तो इससे हमें पता लगती है फ्यूजन और वेपोराइजेशन सब्सटेंसेस का पता लगता है। तो हमें कम हीट चाहिए वेपोराइज करने के लिए। 1 मोल ऑफ एसीटोन require less heat
टू वेपोराइज, क्योंकि एसीटोन में वीकर इंटरेक्शन होते हैं, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट होता है, और वाटर में वाटर में जो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो इससे फ्यूज़न और तो हम लेस हीट चाहिए 1 मोल ऑफ एसीटोन को वेपोराइज करने के लिए, बजाय कि वाटर को वेपोराइज करने में। ओके, तो इस तरह से इसमें ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, उससे आप समझ सकते हो। जैसे स्विमर है, वो पूल से बाहर आ रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, उससे पता है। स्विमर है कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल, और उसके ऊपर करीब फिल्म ऑफ वाटर कितनी लगी है पानी से बाहर आने पे? फिल्म ऑफ वाटर है 18 ग्राम। ओके, तो कितनी हीट सप्लाई किए जाए सके इस वाटर में इवोपरेट करने के लिए 298 केल्विन टेम्परेचर पे? तो इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन भी आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, मेनली डेल्टा वेपर फॉर वाटर, और 373 केल्विन पे 40.66 किलो जूल पर मोल। तो इसका हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? सॉल्यूशन के लिए हम प्रोसेस जो इवोपरेशन का हम देखेंगे। 18 ग्राम हमने वाटर बता दिया, उसके ऊपर है। ओके, फिर वेपोराइजेशन से क्या होगा? वेपोराइजेशन से 18 ग्राम वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम वाटर इज, तो कितना हो जाएगा? 18 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल, तो कितना आ गया? 1 मोल। ओके, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू हो गया वेपोराइज, माइनस पी डेल्टा वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन माइनस डेल्टा एनआरटी। तो स्टीम बिहेविंग एज एन आइडियल गैस, हम क्या कर रहे हैं? स्टीम जो है, हम ये इसमें एज्यूम कर रहे हैं स्टीम बिहेविंग एज एन आइडियल गैस। ओके, ये सारे फॉर्मूले आप ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, उसको बार बार उसी को करने का कोई मतलब नहीं है कि मैं दोबारा से बताऊँ कि ये फार्मूला डेल्टा एन आर टी कहाँ से आया। ओके, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आप लोगों को पीछे वाला, अगर आपको वीडियोस क्लियर हैं तो उसमें जाके भी आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि एक एक फार्मूला को दोबारा समझाएंगे तो उसी को इट विल टेक टाइम। 40.66 किलो जूल पर मोल। तो अब इसको कैसे करेंगे आगे? हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो हम करेंगे -1, ओके, और 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। कितना टेम्परेचर है? 373 केल्विन
ओके 10⁻³ ओके किलो जूल पर। तो फिर हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन निकालेंगे इसका। तो 40.66 किलो जूल पर मोल माइनस 3.10 किलो जूल पर मोल। ओके, तो इस तरह से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्लियर होता चला जाता है। 7.56 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे जो है इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी है वो दी हुई है। आप सोच रहे हो कि ये कहाँ से आ रहा है, ये सब न्यूमेरिकल में स्टैंडर्ड कहाँ से आ रहा है, किलो जूल पर मोल, ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं एंथैल्पीज़ की। तो ये आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक में उसकी वैल्यूज़ एक टेबल में यहाँ पे दी गई हैं। ओके, तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो कि अच्छा कितना है केल्विन पे टेम्परेचर, फ्यूज़न में, वेपोराइजेशन में कितना, एच की वैल्यू कितनी है। ओके, और इसकी वाटर की कितनी दी हुई है। तो कई वैल्यूज़ इसमें दी हुई हैं। ओके, तो हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि हीट कितनी सप्लाई की जाए उस 18 ग्राम पानी को। जब वो स्विमिंग पूल से बाहर आया तो उसमें 18 ग्राम पानी था, उसको इवोपरेट करने के लिए कितनी हीट चाहिए। और इसको हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट किया है। तो वाटर की जो है 40.66 किलो जूल करीब रहती है जो वेपोराइजेशन होता है। ओके, तो उसी के से इसको कैलकुलेट किया जाता है कि उस उतने टेम्परेचर पे कितना रहता है। ये टेबल से देख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो स्टीम बिहेविंग है, स्टीम को हमने एज्यूम कर लिया वेपर्स जैसे। तो इस तरह से हम करते चले जाते हैं तो हमें पता लगता जाता है कि क्वेश्चंस को किस तरह से करना है, या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व है वेदर वो एग्ज़ाम में आएगा नहीं है, बट यू शुड नो हाउ इट इज़ कमिंग। बुक में अगर दिया हुआ है तो ये आंसर कैसे आया या इसकी वैल्यूज़ कहाँ से आई, दैट वी शुड नो अबाउट दैट। ओके, तो इस तरह से जब वैल्यूज़ पता रहती हैं तो हम उसको पुटअप करके इजीली उसको कर सकते हैं। फिर है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस सेम रहेगा। देखो जो डेफिनेशन है स्टैंडर्ड इंथैल्पी की, थैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो सेम रहती है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन, जिसको रेफरेंस स्टेट कहते हैं। जब वो एग्रीगेट होते हैं, एक साथ होते हैं, तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड में जब वो फॉर्म होते हैं तो कितनी एनर्जी लगती है। ओके, तो उसको एक तरह से हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, तो जिसमें एफ जो है 1 मोल ऑफ कंपाउंड जो है कि जो फॉर्म हुआ है स्टैंडर्ड स्टेट में। ओके, एफ क्या है, एफ क्या है, वो 1 मोल ऑफ कंपाउंड formed in the standard state from its elements in their most stable state of agreement। जब वो एग्रीगेट होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं जब, तो उसमें सबसे स्टैंडर्ड स्टेट में जब फॉर्म होता है 1 मोल ऑफ कंपाउंड की, जो सबसे स्टेबल स्टेट होती है उसको एफ से डिनोट किया गया। तो रेफरेंस स्टेट ऑफ एलिमेंट जो होती है मोस्ट स्टेबल स्टेट एग्रीगेशन की होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और प्रेशर रहता है 1 बार। जैसे रेफरेंस स्टेट ऑफ डाईहाइड्रोजन, ओके,
डाई हाइड्रोजन, डाई ऑक्सीजन, कार्बन। ओके, again I should write, okay, reference state of hydrogen, oxygen, carbon, graphite and S rhombi. तो स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पीज फॉर्मेशन दी हुई हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, ओके, इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। तो कैसे? H2 गैस प्लस ऑक्सीजन, ओके, तभी तो H2 आएगा, हाफ होगा तो 2 कट जाएंगे। तो इसमें कितना हो गया? 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड इन स्टैंडर्ड स्टेट F, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा? -285.8 किलो जूल पर मोल, ओके, किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से इसको बताया गया। यहाँ आप टेबल में भी देख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 167 में ये सब दिया हुआ है, सबका किसका कितना है, ओके। ग्रेफाइट के साथ कितना है ना, और हाइड्रोजन का कितना है, एफ कितना है, कितने उसकी वो आ रही है, एंथैल्पीज कितनी आ रही हैं, फॉर्मेशन का कितना आ रहा है। काफ़ी का दिया हुआ है, काफ़ी चीज़ों का नहीं दिया हुआ है। वो थोड़ा आप समझ सको इसलिए दिए हुए हैं, कहीं यहीं क्वेश्चंस में लिखे हुए हैं, जैसे ये ग्रेफाइट। प्लस 2H2, ओके। तो कितना हो गया ये? 74.81 किलो जूल पर मोल। ग्रेफाइट हाफ O2, ठीक है। इस तरह से इसका आगे जाके अलग से मैं वीडियोस में रिएक्शंस, कुछ लोगों को तो पता थे रिएक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन, ये भी मैं बताऊंगी। और अच्छे से, किसी को क्लियर नहीं है तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल, फिर फ्यूज़न कितना हो गया? -277.7 किलो जूल पर मोल। तो अंडरस्टैंड हमें करना है कि स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी जो है वो कितनी है। तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, जैसे हमने 3 इक्वेशंस में बताया, वेयर 1 मोल ऑफ ईच वाटर, मीथेन और इथेनॉल फॉर्म हुए। तो एंथैल्पी चेंज में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज अलग हो जाएगा। ये देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया? इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल बन गया। और कार्बन और हाइड्रोजन मिलके हो गया मीथेन, ओके। तो आई होप जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपको बहुत अच्छे से
क्लियर हो रहा है सब, यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू.